एकदम बढ़िया सर, बहुत बारिश हो रही है आज। सर मौसम खुश तो नवी मुंबई हूँ और कल के दिन से गाड़ियों को सीज आ गया है। अलाउ ना, घर में बैठे रहो, रेड जोन। अच्छा चलो जी। नमस्कार मिथिलेश जी। नमस्कार मिथिलेश सर। आज के होस्ट हमारे मिथिलेश सर। इसलिए तो पहले इनको इनका चरण चरण स्पर्श करना पड़ेगा इनको। थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि सर आज अच्छी अच्छी बातें हमें बताए मिथिलेश जी। आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। चलो ग्रेट है। अतुल सर ये चेक कर लें इससे स्क्रीन शेयर होता है कि नहीं। बिल्कुल जी। मैं पहले करके देख लेता हूँ, उसके बाद फिर फाइनली करेंगे। ठीक है जी, आपको कोहोस्ट बना दिया है। बिल्कुल ठीक है। चलो राज जी। हेलो हेलो। स्क्रीन आ रही है प्रॉपर्ली? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। मिथिलेश सर आपका पहला स्लाइड देख के ही लग रहा है कि आज कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है। अब बजना नहीं, लेकिन ये कोई करने वाले को हेलो। हाँ सर। हाँ जी, तो मैं फेसबुक पर भी लाइव है। सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने जा रही है। इस समय जैसे कि हम जानते हैं, तो मित्र जी अभी आप चाहे शेयर करना है तो थोड़ी देर बंद कर दें। तो आप जैसा कि जानते हैं इस समय इंडिया और चाइना के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, दे आर एट अ न्यू स्पेस। आई विल नॉट से वेदर हाई और लो। तो आज हम उनके ऊपर बात करने जा रहे हैं कि इस समय जो एक टेंडेंसी है या एक माइंडसेट है, वेदर टू बाइकॉट द द चाइनीज प्रोडक्ट्स, which way are we?
मेरे को सुन पा रहे हैं? आवाज बीच में गायब हो गई थी सर। बीच में गायब हो गई थी ना, बीच में ये वो हो गया था, रिबूट हो गया था। ठीक है। सो बहरहाल, सो लेट अस बिगिन विद द कन्वर्सेशन। आज की जो हमारे स्पीकर हैं उनका नाम है मिथिलेश झा। मिथिलेश जी जो हैं वो पिछले करीब 20 सालों से इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में हैं, and he is somebody who's got, so his company has presence in India, in Singapore, as well as in China. They were also among the first few people who brought in, rather they were the ones who brought the first charter plane from China to India during the lockdown. So with this, I'm very sure that Mr. Mithilesh is an authority to speak on this topic. So Mithilesh ji, over to you. थैंक यू अतुल जी, मुझे टाइम देने के लिए। इनफैक्ट ये ऐसा मैटर है जिस पे बोलने के लिए हम में से सब लोग हल्के पड़ते हैं, बट ये मैटर सबकी जिंदगी से रिलेटेड है। एक तो पहले मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? बिल्कुल आ रही है जी। ठीक है, तो ये एक ऐसा मैटर है जो हम लोगों की जिंदगी से डायरेक्टली रिलेटेड है। क्यों डायरेक्टली रिलेटेड है? अगर हम 20 आदमी अपना खो चुके हैं इस लड़ाई में, और उसके अलावा इतना इम्पैक्ट हर चीज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे सामान हम चाइना है। एक ऐसा मैटर है जिसे डायरेक्टली नहीं दिखती है, लेकिन इसका स्कोप इतना बड़ा है कि हमारी जिंदगी को हर चीज पॉइंट ऑफ व्यू होगा। वो एक फ्रेट फॉरवर्डर का जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के टच में होता है, वो क्या समझ रहा है, क्या कर रहे हैं, जो उससे रिलेटेड क्या है, उसके बेस पे ये हुई। लोगों का जो चाहूँ मेरी समझ के हिसाब से है, जो अपने बिजनेस को क्या क्या कहाँ कहाँ इसका कर सकता, मैं उन मैटर्स पे बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करना चाहूंगा, इतनी बड़ी दो इकोनॉमी है, इकोनॉमी जो आज की डेट ऐसा बोला जा रहा है, इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी का इंजन ग्रोथ इंजन है। अगर ये हैं जो इकोनॉमिकली बहुत बड़ी कंट्री है, उनका ग्रोथ वहां पर नहीं है जहां पर हम लोग इसको ग्रो कर रहे हैं। सो वर्ल्ड इकोनॉमी के ग्रोथ में इंडिया और चाइना की जो ग्रोथ है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मान लिया जाए एक छोटी सी कंट्री जिसकी इकोनॉमी छोटी है, उसमें ग्रोथ ज्यादा भी हो जाता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी पे उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड का 35 to 40% है, वो अकेले इस दोनों कंट्री का है। और दोनों कंट्री मिलके वर्ल्ड के जो जीडीपी का है एक बड़ा नहीं है। कंट्री भविष्य जिसके साथ, या फिर पूरा यूरोप, फिर जापान, या फिर बाकी जो कंट्रियां हैं ना, छोटी छोटी कंट्रियां हैं, इनके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन इनके पास मार्केट आज की डेट में उतना नहीं है जो पहले हुआ करता था। एक बात। दूसरा बात ये है कि किसी भी हालत में उनका यंग पॉपुलेशन उतना नहीं है, जहां से कि उनको आज अगर कुछ है भी तो जैसे जैसे समय बीते जाएगा उनका जो है मार्केट में जो शेयर है वो घटते ही जाएगा, उनके पास कंज्यूमर नहीं है। इंडिया और चाइना मिलके अब दोनों कंट्री का एक सिंपल कंपैरिजन देखेंगे, इंडिया और चाइना में कंपैरेटिवली दोनों की क्या पड़ती है। इंडियन जीडीपी $3.2 ट्रिलियन है जीडीपी वाइज, नॉमिनल जीडीपी वाइज जो है चाइना 14 ट्रिलियन जीडीपी का है। अब 3 और 14 ट्रिलियन जीडीपी में, ऑल्दो आज की डेट में वो हमसे 4 से 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है। पीपीपी में जो है हम लगभग 1.5 से 2 गुना, 2 से 2.5 गुना जो है चाइना हमसे बड़ा है। उतना नहीं है जैसे कि नॉमिनल जीडीपी में दिखता है। नॉमिनल जीडीपी और पीपी जीडीपी ज्यादा मनीष जी बेहतर बता पाएंगे समय रहते।
आज की डेट में जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं या चाइनीज इकोनॉमिस्ट हैं या थर्ड वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट हैं ना, वो पीपीपी मॉडल को ज्यादा वैल्यू देते हैं बनिस्बत की नॉमिनल जीडीपी। यूज करने इंडिया और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इसलिए ज्यादा पीपीपी के हिसाब से इंडिया जो है बीच में आपस में अगर रस्साकसी होता है, कोई टेंशन होता है, तो उसका इफेक्ट पूरे दुनिया पे जाता है। अब पीपीपी के हिसाब से वो हमसे 2-2.5 गुना है। हम 5th लार्जेस्ट कंट्री हैं, इकोनॉमी है नॉमिनल के हिसाब से, और चाइना हिसाब से फर्स्ट चाइना, थर्ड इंडिया। 9.92 के आसपास जो है ना चाइना का है पॉपुलेशन। एक जो सबसे बड़ा जो चीज है, जो बहुत बड़ा मैटर है, आप देखिए दोनों की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन या चाइना की पॉपुलेशन पूरे पूरे रूप से ज्यादा होती है। अब आप इतने सारे कंट्री यूरोप में है, इतना सारा पैसा वहां है, लेकिन उनको करने वाला कोई नहीं है, तो फर्क इतना ये कमी है। इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इतने सारे लोगों के जिंदगी के साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज पूरी दुनिया में इसका असर जाता है। तो हम इसलिए ये मैटर इतना बड़ा बन जाता है। डिफेंस बजट मैंने जानबूझ के इसमें लिखा हुआ, डिफेंस बजट हमारा 70 बिलियन है डॉलर है, और उनका 178 बिलियन है, जो कि लगभग हमसे 3 गुना 4 गुना उसके होता है, हमसे ज्यादा होता है उनका। लेकिन क्या इम्पैक्ट, इतने ज्यादा बजट होने के बाद क्या वो हमसे 4 गुना बड़े मजबूत हैं डिफेंस में? क्या ये कहीं नहीं है। जो वर्ल्ड के जितने भी न्यूट्रल पत्रकार हैं, न्यूट्रल जो लिखने वाले लोग हैं, जो इन चीजों को देख रहे हैं, उनके हिसाब से दोनों के बजट में, डिफेंस बजट में डिफरेंस होने के बावजूद भी इंडिया चाइना से मिथिलेश जी, आप प्लीज ये प्रेजेंटेशन मोड में जाएं ताकि वो बड़ा दिखाई दे जाए। अभी पूरा पढ़ने में नहीं आ रहा प्रेजेंटेशन। ठीक है सर, मैं स्लाइड शो में, हाँ स्लाइड शो में चलिए। हाँ जी, नीचे नीचे लेफ्ट हैंड, नीचे राइट हैंड साइड में आना चाहिए। हाँ स्लाइड शो में भी होना चाहिए, ऊपर जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट। बिगिनिंग करो। हेलो, ठीक है मिथिलेश जी, चल इंडिया चाइना में ना जो कंपैरेटिवली फिगर है, हाँ कंपैरेटिव फिगर है ये, और ये फिगर समझ में आ रहा है। आप ये देखें कि पॉपुलेशन इन जो चाइना की है वो 140 करोड़ है, और आज की डेट में हम 138 करोड़ में। ऐसा माना जा रहा है कि 1925 में इंडियन पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट चाइना को कवर कर जाएगी। ये एक ऐसा मैटर है जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के हिसाब से एक बहुत बड़ा मैटर साबित होने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन, और वो भी यंग पॉपुलेशन, डायरेक्टली इसको इफेक्ट करता है कि आपका जो आने वाला जो कंज्यूमर है वो क्या होने वाला, कौन होगा। कंज्यूमर अगर यंग है तो ही तो वो आपका चीज यूज करेगा। अगर पुराना हो जाता है कंज्यूमर, जैसे जापान या बाकी कंट्री जैसा, तो वहां पर जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, जो चीजों को यूज करने वाले लोग, उतना कम हो जाता है। इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है कि इंडिया और चाइना के पॉपुलेशन, जो इंडिया अगर बहुत तेजी से उनके पास आ रहा है, इसका मतलब हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी, हमारा बाजार, हमारी जो है क्षमता मार्केट में जाने के, हमारे लोग पूरे दुनिया में जो बढ़ेंगे वो चाइना के टक्कर के आज भी लगभग ऑलरेडी आ गए हैं। और आने वाले समय में जितना हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यंग पॉपुलेशन, उनको इनकी भी प्रॉब्लम है कि इंडिया, पूरी दुनिया एक वन ऑफ द कारण है। इस कारण से इंडिया को चाइना के टक्कर, इस लड़ाई में एक चीज देखने वाली बात ये है कि क्यों ऐसा है कि ये लड़ाई दुनिया के लिए एक बड़ी लड़ाई साबित हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसका इकोनॉमिक इफेक्ट उतना ज्यादा है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव जो है ना, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, इसका बहुत बड़ा है। क्योंकि पूरी दुनिया, बाकी दुनिया के लोगों के पास अगर पैसा है तो उनके पास लड़ने के लिए लोग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोग नहीं है, उनके पास
पब्लिक पॉपुलेशन इतनी नहीं है जो चाइना जैसी कंट्री को टक्कर दे सके। मैं एक चीज बोल रहा था, कुछ समय पहले जब मैं चेक कर रहा था दोनों के कंपैरिजन में, आप एक बार सोच के देखिए कि चाइना कहाँ जा रहा है। चाइना आज से 40 साल पहले जब वो उनकी जो है पर कैपिटा इनकम इंडिया और पाकिस्तान जैसे कंट्रियों से भी कम हुआ करती थी, लेकिन जैसे 40 साल में उसने ग्रोथ किया और आज की डेट में वो यूएसए के टक्कर में आ गया। बाकी दुनिया में हर आदमी को आप हर रोज एक न्यूज में देखेंगे कि उसने यूके को धमका दिया है कि अगर चुप रहो, अगर नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर इंपैक्ट आएगा। उसने ऑस्ट्रेलिया को धमकाया कि मैंने तो अगर मेरे अगेंस्ट गए तो मैं तुम्हारी जो है ना पूरी की पूरी इंपोर्ट बंद कर दूंगा। ताइवान को धमका दिया है कि अगर आपने ज्यादा किया तो मैं तुम्हारी कंट्री को अपने अंडर ले लूंगा। अच्छा, इसका इफेक्ट देखें, जब ये सब बात रोज धमकी आ रहा है, क्या ये यही चीज रेजोनेट नहीं करता है? जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। हिटलर के समय में वो वापस बड़ी तेजी से आया, और जब एक बार उनके पास लग गया कि जो है सिचुएशन उनके फेवर में आना शुरू हो गया, तो उन्होंने अपने आसपास के एक एक छोटे छोटे कंट्री को अपने अंडर लेना शुरू किया या नहीं किया, और उसका इम्पैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वार में जाके खत्म हुआ। तो ये इफेक्ट ढेर सारे लोगों के लिए इन चीजों में भी आता है। नेक्स्ट, आप देखें इंडिया और चाइना में जो है ना इंटरनल बिजनेस कितना है। इंटरनल बिजनेस दोनों मिला के 81-82 बिलियन डॉलर जो है ना हम आपस में करते हैं। उसमें से भी बिलियन डॉलर, उसमें से एक्सपोर्ट जो होता है 16.6 बिलियन इंडिया चाइना को करती है, और इंपोर्ट करती है 65। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंडिया इंपोर्ट करता है जितना कि हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? डिफिसिट इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा है, चाइना के फेवर में ये बहुत ज्यादा है। ऑल्दो इस फिगर के बावजूद एक बात समझ में आ रहा है कि पिछले कुछ समय से आप अगर 2-3 साल की फिगर देखें, हमने इंपोर्ट बहुत तेजी से उसका कर्टेल करना शुरू किया है। हालांकि एक्सपोर्ट भी उस तेजी से नहीं बढ़ा, लेकिन हमने इंपोर्ट रोकना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये फिगर मैं एक बार बताऊंगा कि आप किसी भी दुनिया के कंट्री का देखना शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स में, आपको एक जैसी फिगर दिखेगी कि एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्री इसी तरीके से बहुत ज्यादा है, बजाय कि इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रियों से वो करती है या इंपोर्ट जो चाइना करती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इंडिया ने जो अभी किया है कि उनके आइटम को बैन करें, उसका इफेक्ट क्या है सर? उसका इफेक्ट क्या है कि उसका एक्सपोर्ट मरना शुरू हुआ। मैं अभी डिस्कस कर रहा था अतुल जी से, आपने अगर उसके एक्सपोर्ट को साइकोलॉजिकली हिट कर दिया है कि दुनिया में किसी भी जगह पे सामान अदर देन, मैं बोलता हूं चाइना से ना आए, चाइना के अलावा हो सकता है आप इंपोर्ट ना घटाएं, लेकिन ये हो सकता है कि आप अपनी इंपोर्ट किसी दूसरे कंट्री में करें, तो क्या आपका जो मोनोपोली चाइना का है वो वही रहेगा जो आज की डेट में है? आप सोच के देखें। मोनोपोली इसीलिए होता है कि उनको पता है कि मेरे अलावा जाएगा कहाँ। अगर जाएगा तभी तो वो सब जगह बोलता है कि भाई सबसे सस्ता सामान हम ही देते हैं। दुनिया के सारे मैन्युफैक्चरिंग हब को उन्होंने लगभग खत्म कर दिए। अब अगर इंडिया का ये स्ट्रेटेजी एक लेवल पे भी सक्सेसफुल होता है, तो दुनिया को एक क्या है ऑप्शन मिल गया कि आपकी मोनोपोली को हम नहीं करेंगे। उसके पास, उनके पास नेगोशिएशन का बहुत बड़ा पावर होता है, पूरे दुनिया के पास नेगोशिएशन। इंडिया को क्या मिलेगा? एक मैन्युफैक्चरिंग हब। अच्छा, मैं दूसरा एक मान के उदाहरण देता हूँ कि सर मान लिया जाए कि आपके पास वियतनाम में अल्टरनेट एक ऑप्शन आ गया, या मैं बोलता हूँ ताइवान में अल्टरनेट ऑप्शन आ गया। एक अगर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग लगा लिया तब। एक और उदाहरण, अगर मान लिया जाए कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी किया और ट्रेडिंग करते हैं चाइना से, चाइना बनाता है और वो ट्रेड करके सारा का सारा लेते हैं, ताइवान ले लेता है, वियतनाम ले लेता है, मलेशिया ले लेता है, इंडोनेशिया ले लेता है, जो पास फिलीपींस ले लेता है, तो क्या आपको लगता है धीरे धीरे उस हालत में मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे उनकी मरनी नहीं शुरू हो जाएगी चाइना की? फर्क ये पड़ेगा, अगर आपके यहाँ से चीजें, बिजनेस आपके यहाँ से जाना बंद होता है तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये होता है, आपके यहाँ कंट्री में लोगों को रोजगार आने बंद हो जाते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है चाइना। चाइना की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट पे टिका हुआ है। अगर आपने जो हमने बैन किया, हम बात करें इम्पैक्ट क्या होगा, हमने अगर ये इशू करके दिखा दिया कि भाई हम तो बिना आपके भी जिंदा रह सकते हैं, तो चाइना का इंपोर्ट, चाइना का एक्सपोर्ट जो है पूरी दुनिया में घटेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के साथ घटेगा। एक जो फियर फैक्टर जा रही है उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, वो खत्म होगा। अब अल्टरनेटिवली देखें कि इसके अलावा क्या है। जो
एग्रीकल्चर शेयर जो है ना इंडिया में 15% है, इंडस्ट्री 29% है और सर्विसेज 54% है। इंडिया में सर्विस के अच्छे होने का मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो आपकी इंडस्ट्री है 29.73 है, उसमें ग्रोथ की संभावना इंडिया में बहुत ज्यादा है। ऑल्दो अच्छी इंग्लिश बोलने के कारण हमारी सर्विस सेक्टर 54% है हमारे पूरे जीडीपी का, ये बहुत ही बढ़िया है। चाइना के साथ उल्टा है, उनका 43%। आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी इकोनॉमी जो 43% है, आपने अगर उसको हिट कर दिया तो उनकी इकोनॉमी में डेंट कितना जाएगा। दूसरी बात, आप क्या देख रहे हैं, सर्विसेज 46% है। 46% का मतलब क्या, उसका टिकटॉक, उसकी जो चीजें हैं वो सारी चीजें हिट होनी शुरू होगी ना सर। ऐसे बोलने में लगता है कि यार इंडिया तो सिर्फ 1 या 2%, हम उनके एक्सपोर्ट का सिर्फ 1-2% है, ये नहीं है। आप सोचें कि आपने अगर उसको हिट करना शुरू किया, तो आपने उनके 43% मैन्युफैक्चरिंग को हिट कर दिया, आपने उनके 46% सर्विसेज को हिट कर दिया। और ये जो साइकोलॉजिकल ये दोनों चीजें अगर किसी की हिट होती हैं ना, तो उसका ये इफेक्ट जाएगा, उनके यहाँ बेरोजगारी कितनी बढ़ेगी। उनके यहाँ जो आज की डेट में सारी उनके यहाँ सब बंद हुआ है ना, कुछ भी डिस्कशन नहीं होता। जब जैसे जैसे वहां हिट होना शुरू होगा, बेरोजगारी होना शुरू होगा, वो एक बड़ी चीज है। कल एक बड़ी शानदार चीज हुई है सर इंडिया और चाइना के बीच में। इतने सारे लोग बोलते हैं टिकटॉक रोक के आपने क्या कर लिया, क्या कर लिया सर, उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया। एक बार सोच के देखें, क्या इतना आसान है कि इतनी बड़ी पावर को आपने वापस जाने पे मजबूर कर दिया। इसका इफेक्ट आप सोचेंगे कि लड़ाई करके हमने जीता। मैं मेरी अपनी जो परसेप्शन है, मेरा अपना जो थॉट है ना, उसमें लड़ाई से ज्यादा, लड़ाई में इस सिर्फ इतना योगदान है कि हम वहां खड़े थे, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान है आपने उनको ये दिखा दिया है कि इकोनॉमिकली आप उसको हिट कर सकते हैं। और किसी कंट्री को सर आपने इकोनॉमिकली हिट कर देते हैं, इसका मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं। लड़ाई करके वो कितने दिन, वैसे भी चाइना लड़ाई के लिए नहीं जाने जाते। आप एक लड़ाई का नाम देख रहे हैं हिस्ट्री निकाल के जिसमें कि चाइना ने खुलेआम जीता हो, एक्सेप्ट एक जो इंडिया से वो 62 की लड़ाई जीत गए थे। 62 की लड़ाई इसलिए जीते थे बिकॉज ऑफ इंडिया तैयार नहीं था, हम एक नई कंट्री थे, उसमें हम तैयार नहीं थे। उसके बाद अच्छा चाइना कितने बार हारा है, जापान ने उसको सब बुरी तरह से हराया। अगर आप लोगों को हिस्ट्री देखेंगे, जापान ने उसको बुरी तरह से चाइना को हराया है। जो आप वियतनाम ने उनको बुरी तरह से हराया है सर। पूरी दुनिया जानती है कि खुले लड़ाई में चाइना को वियतनाम जैसी कंट्री हरा चुकी है। रसिया ने उनको बुरी तरह से लड़ाई में हराया है। इसका मतलब क्या है सर, उनका जो है ना ये हिस्ट्री नहीं है कि वो लड़ाई करके किसी से जीत पाते हैं। दिखाना अलग है, गिदड़ भभकी अलग है, बात करना अलग है। एक्चुअल लड़ाई में वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितने वो दिखते हैं। अब इस हालात में जब आप इसको दिखाना शुरू करेंगे लड़ाई में, तो आप ज्यादा मजबूत नहीं है। इंडिया आपके सामने खड़ा होकर आपको पीछे करवा गया। इसका मतलब जब आप धमकी देते हैं, जब उसका ग्लोबल टाइम, चाइना का ग्लोबल टाइम्स हर मैसेज में दूसरों को, पूरी दुनिया को टांग खींचते रहता है। सर आप जब उसी को आंख में आंख डाल के ये बोलेंगे कि भैया अभी तो तुमको मैंने वापस, तो तुम्हारे आदमियों को तुम्हारे ही माने आए, साथ में तुमको पीछे तो हटना पड़ा, तुम्हारे बैन करके हमने तुम्हारी इंडस्ट्री को, आप एक जो इसका इफेक्ट है, दोनों इंडस्ट्री में जो इफेक्ट होता है, टिकटॉक की कंपनी का आज की डेट में शेयर में जो कहा जा रहा है हजारों करोड़ रुपए का वैल्यूएशन ऑलरेडी डाउन हो चुका है। आप सोचें, इसी तरीके से एक बड़ी कंपनी का मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, इसी तरह से 59 कंपनियां बैन हुई है, सबके वैल्यूएशन जाएंगे। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं जाएगा, ये पूरी दुनिया में जाएगा, अमेरिका में जाएगा। जहां अच्छा अमेरिकन आदमी उसमें पैसा क्यों लगाता है सर, आप मान लीजिए टिकटॉक में एक अमेरिकन बिजनेसमैन पैसा क्यों लगाएगा, क्योंकि उसके इंडिया के 50 करोड़ पॉपुलेशन उनको डाउनलोड करता है। अगर पूरे दुनिया के पॉपुलेशन में से 50 करोड़ आदमी ने उसका डाउनलोड नहीं किया, उसको हटा दिया, तो आपको लगता है कि जो अमेरिकन बिजनेसमैन उसमें पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहे हैं पूरे दुनिया में ना, जो अमेरिकन शेयर मार्केट में वो है, तो क्या अमेरिका के लोग उसमें पैसा लगाना नहीं करेंगे? डायरेक्टली इकोनॉमी है, वो देखें कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ घट रहे हैं। इस हिसाब से एक बहुत बड़ा डेंट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं सर कि क्या इंडिया जो है ना और चाइना में इसका इफेक्ट जो है ना, निगेटिव इफेक्ट क्या होगा इंडिया के ऊपर, निगेटिव इफेक्ट क्या हुआ। चाइनीज कंपनी, आज बात हो रही है बहुत सारे चाइनीज कंपनी इंडियन स्टार्टअप में पैसा लगा रही है। हमने सुना हुआ आज की डेट में 30 जो नए स्टार्टअप आए हुए हैं, उसमें से 13 या 14 में 30, 20, 10% जो है ना पैसे चाइनीज लोगों ने लगा रखे हैं।
ये हमारा पैसा जाएगा सर, ये नहीं आएगा। मान के चलिए कि धीरे धीरे करके ना वो यहाँ से वापस जाएंगे, या तो इंडियन गवर्नमेंट उसको मजबूर कर देगी कि आप ये अपना पैसा वापस ले आए, या इसका रिवर्स होगा कि चाइनीज कहेंगे जब तुम हमारे से लड़ाई रहे हो तो मैं वहां से पैसा निकाल रहा हूँ। लेकिन आप सोचिए सर, आपके यहाँ पैसा लगाने में जो पूरी दुनिया के पास पैसा पड़ा हुआ है, जो चाइना से हटेगा अगर इन्वेस्टमेंट उसका इस कारण से, वो पैसा भी तो कहीं ना कहीं लगेगा। तो क्या बदले में वो पैसा इंडिया नहीं आएगी? तो हम क्या इस बात से डरने की जरूरत है कि अगर यहाँ से चाइनीज इन्वेस्टमेंट चली जाएगी तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा? मुझे नहीं लगता। ये लूज जो होगा वो तत्काल लूज होगा, लेकिन लॉन्गर रन में इसका फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज जो इंडिया क्या लूज कर सकती है, जो आपके पार्ट सप्लायर हैं जो चाइना में बैठे हुए हैं, हम वहां से सामान मंगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में जब ट्रेडिंग करते हैं ना सर, ट्रेडिंग आपके इंडस्ट्री का बहुत छोटा हिस्सा होता है। ट्रेडिंग से आपकी जो है ना कंट्री नहीं चलती है। हाँ ये सही है, जो दूसरा वाला पार्ट है कि जो चीप पार्ट आता है, उस चीप पार्ट को आप अपने मैन्युफैक्चरिंग में लगाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग लगा के अपने आइटम को बनाते हैं, प्लस उसी से बने हुए सामान को दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। वो जो डेंट है वो आपके लिए बड़ा डेंट साबित होने वाला है। अदर देन ट्रेडिंग मैं समझता हूँ कि ज्यादा बड़ा डेंट नहीं है। डेंट बड़ा होगा जो आपके पार्ट में दिक्कत होगा। लेकिन हम लोग चूंकि फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री में है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, इसका सर गणित हम समझते हैं। होता क्या है, वहां से डायरेक्टली नहीं आएगा ना, ये सामान ट्रेडिंग होके जाएगी वियतनाम, ये सामान ट्रेडिंग होके जाएगी ताइवान, ये सामान जाएगी इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, सब जगह जाएगी, और अंत में वहां से वहां का नाम लगा के इंडिया आ जाएगी। तो आप अगर ये सोचते हैं कि हम ये सोचते हैं कि वो सामान इंडिया में अनअवेलेबल हो जाएगा, वो थोड़े दिन के लिए होगा, उसके बाद ये सारा रास्ता निकल जाएगा, जो मुझे फील होता है। और अगर हमारा जो डर है ना कि हम सामान से मिस हो जाएंगे, हाँ फर्क है कि 5% 7% उसका दाम बढ़ेगा, लेकिन अंत में क्या होगा, इस प्रोसेस में जो वो दूसरे कंट्री के थ्रू ट्रेडिंग हो रही होगी, वो सोचेगा जब बिजनेस मेरे पास है तो मैन्युफैक्चरिंग में मैं ही लगा लेता हूँ ना। अब अगर ये सोचे सर कि अगर वियतनाम के थ्रू आ रही है और उसके पास इंडिया का बड़ा मार्केट मिल गया, तो वो अपना फैक्ट्री नहीं लगाना शुरू कर देगा। और इसका अंत में क्या होगा, जैसे जैसे फैक्ट्री लगाने की संभावना बनेगी, ये संभावना भी बढ़ जाएगी कि वो वहां से जो है ना चाइना से बिजनेस निकल जाएगा। पहले ट्रेडिंग खत्म होगी, बाद में उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी फर्क पड़ सकता है। व्हाट चाइना विल लूज, चाइना तो स्ट्रेट वे जो इंडिया जैसा एक बड़ा मार्केट लूज करेगा, बड़ी कस्टमर बेस लूज करेगा। ये दोनों ऐसा है जो कि डायरेक्टली इंडिया चाइना एक दूसरे से क्या लूज कर सकते हैं, ये है डायरेक्ट। नेक्स्ट है कि पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बोथ इकोनॉमी। इसका ऐसा क्या हो सकता है जैसे कि दोनों इकोनॉमी के इस लड़ाई को, टेंशन को आप बढ़ाओ जी, आपको पॉजिटिव क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव ये मिल जाएगा सर, इंडिया में तो एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपके मैन्युफैक्चरिंग से सेक्टर को ग्रोथ। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर डेंट पिछले 20 साल में किसी ने लगाया है तो वो चाइना ने लगाया है। ऑल्दो मैं ये बोलूंगा ये फिगर सिर्फ इंडिया का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अकेले चाइना ने जितना डेंट लगाया उसको किसी दूसरी चीज ने नहीं लगाया। इतनी सप्लाई इतना चीप रेट में करना शुरू किया, हालांकि सस्ती और अजीब अजीब सी चीजें बना के, लेकिन फिर भी उन्होंने डेंट लगाया। लेकिन अगर इस तरीके से आप चाइना को कर्टेल करते हैं इतने बड़े मार्केट में, उनके हाथ से भी तो मार्केट निकलेगा और आपके हाथ मार्केट बनेगा। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेहतर होना शुरू होता है, मैन्युफैक्चरिंग को ठीक करने का सर जो इकोनॉमिक्स में है, ये जो हम लोग पढ़ते रहे हैं और समझते रहे हैं, खुद अपने बिजनेस चलाने में सबसे ज्यादा समझ में आती है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी चीजों को कई गुना बढ़ा देता है। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग आपके लेबर को जॉब देता है। आपके यहाँ पार्ट पुर्जे, आप एक चीज मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप 10 चीज पार्ट पुर्जे आपके उसके बगल में बनते हैं। आप जस्ट उदाहरण देके समझे सर, आपके यहाँ जब मारुति आया था तो एक शुरुआत में ट्रेडिंग टाइप की चीजें हो रही थी, नाम यहाँ हो रहा था, असेंबली हो रही थी पूरा का पूरा जो है सुजुकी जापान से आके। लेकिन हुआ क्या सर, पिछले 40 साल में आपने आज की डेट में जब मैन्युफैक्चर मारुति ने करना शुरू किया तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि पूरा गुड़गांव जो बोला जाता है वो मारुति की देन है। किस प्रकार देन है सर, कम से कम 1000 कंपनियां हैं जो उससे रिलेटेड वहां बनी, और उन 1000 कंपनियों से रिलेटेड कई कंपनियां बनी, उसके लिए कितने सारे लेबर फोर्स और जो लोग वहां काम करते हैं, अच्छी इनकम करते हैं, अच्छा बेनिफिट लेते हैं, उसका इफेक्ट ये होता है कि अंत में वो दूसरी सेक्टर को चला देता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चलता है
तो उससे सर्विस सेक्टर आपका बढ़ता है। अगर सर्विस सेक्टर बढ़ता है तो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो आप उपजा रहे हैं उसको पैसा पे करने के लिए आपके पास ज्यादा पैसा होता है, और अंत में इसका बेनिफिट पूरे के पूरे इकोनॉमी को मिलता है। तो चाइना अगर किसी भी हिसाब से कर्टेल होता है, हम किसी भी तरीके से उसको कम करने की कोशिश कर पाते हैं, किसी भी लेवल पे अगर हम जितना हम कम कर पाएंगे उतना ही जो है हमारा इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ेगा और उसका इफेक्ट जॉब में बढ़ेगा। इसके अलावा क्या होगा सर, बेसिक इनोवेशन जो चाइनीज प्रोडक्ट आता है, लोगों ने क्या सोच लिया, अपना अकल लगाना ही कर दिया है। जैसे सर बहुत सर हमारे हाथ पांव, हमारे पास तो है ही नहीं, सारा सारा हम चाइना से मंगाए हैं। हुआ कि अंत में 2 महीने में हम एक्सपोर्ट इकोनॉमी बन गए पीपीई के लिए। सर कोविड से रिलेटेड ज्यादातर चीजें तो अरब से भी बनना शुरू हो गया है, लेकिन आप सोचें कौन सी चीज है ज्यादा आप इम्पोर्ट आज कोविड से रिलेटेड कर चीज इंडिया में बनना शुरू हो गया? क्यों? क्राइसिस आया। सर अगर चाइना वाला क्राइसिस लंबा खींच गया है ना, तो क्या होगा, इसका इफेक्ट डायरेक्ट आएगा कि सारे लोग करना शुरू करेंगे, नया ताइवान, वियतनाम ऐसे जगहों से जो है ना वहां प्रमोट होगा, हमारे पास ऑप्शन जाएगा। ऐसी चीजें हैं जो चाइना को क्या, एक जो डेवलप्ड कंट्री उनको मिली हुई है वो धीरे धीरे करके डाउन होगी। आप सर एक 10 ट्रिलियन 1% भी लगा दो सर, बहुत बड़ा डंडा है उनके हिसाब से। नेक्स्ट सर, फैक्ट और परसेप्शन एक बड़ा अच्छा चीज है जो पिछले कुछ दिनों में हम लोगों में देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, डिस्कशन आपस में कितना हम आपस में कर रहे हैं, इकोनॉमी का एक बिजनेस जैसा आपस में दोनों का नहीं है, लेकिन परसेप्शन बहुत बड़ा है। परसेप्शन सिर्फ ये जाता है कि अगर वही जो मैंने शुरुआत में डिस्कशन किया है कि अगर हम इतना परसेंट इसको कर्टेल कर सकते हैं इन चीजों में, तो पूरी दुनिया कर सकती है। तो ये छोटा छोटा 1-1, 2-2, 4-4% का जो अगर सबने अपनी एक सिंपली डिस्कशन हो रही थी अभी अतुल जी से कि अगर लोगों ने अपने इंपोर्ट का 1-1, 2-2, 3-3% अगर कर्टेल कर लिया ना इंपोर्ट चाइना से, तो चाइना के इकोनॉमी में कितना बड़ा डेंट जाएगा, वो उसके एक्सपोर्ट का 30 से 35% डेंट जा सकता है। ये उसको बहुत बड़ा, ये जो परसेप्शन आएगी ना वो एकदम आएगी जैसे कि हम बुरी तरह से उसको बीट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है सर, कि कुछ ऐसे गुट हम लोकली बनाना शुरू करेंगे जो कि अभी तक हम नहीं बना रहे थे। लोकल इकोनॉमी को जॉब क्रिएशन में होगा, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को ये बेनिफिट दे जाएगा सर। एक बड़ा चीज जो मैं पहले डिस्कस करना चाहता, यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, इस वक्त अगर हमने चाइना के मोनोपोली को नहीं रोका, उनको जब तक लगते रहेगा कि वो अपनी बदमाशी से एक एक करके सबको हराते जा रहे हैं। आपने देखो कि हांगकांग में हमने धीरे ये करना उसको ऐसे बात कर लिया। इसका मतलब सत्य में क्या जाएगा, बोल रहा कि कोविड कैसे भी आई है उसकी जांच होनी चाहिए। आप चेक करके देखो सर इसमें क्या गलत बोल रहा है कि भाई आपकी आपकी नहीं होनी चाहिए, कहां से भी गड़बड़ हुई है वो जांच होनी चाहिए। इसके अगेंस्ट में चाइना ने क्या किया, पूरा का इंपोर्ट तो वहां कोर आता था या वहां से बाकी चीजें जितनी इंपोर्ट होती, चाइना वो सारा का सारा बंद कर दिया, उस पर टैरिफ लगा दिया उन्होंने। आप बोलते, बहुत सारे लोग बोलेंगे इंडिया ये क्या कर रहा है, तो चाइना क्या कर रहा है सर? आप गए होंगे सर, वहां मैप नहीं चलता सर, वहां व्हाट्सएप नहीं चलता सर, वहां आपका गूगल नहीं चलता, उसको यूज करे, उसको मोनोपोली है। आपको उनसे बात करनी है तो उनके वी चैट पे जाके बात करनी पड़ेगी। आपको उनके बिजनेस करना है तो आपको आरएमबी में बिजनेस करनी पड़ेगी।
आपको उनसे बात करना तो उनके लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, और जो दुनिया में बात करेगी किसी की बात वो नहीं सुनेंगे। आप सोचें अगर आज आपने उनको नहीं रोका तो होना क्या है, पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाएगा। एक बार आप अपना सब कुछ काट के उनके हाथ में दे दीजिए ना सर, असर क्या जाएगा? ये मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। परसेप्शन ये है, वो पहले नहीं हुआ था। आज की डेट में वो वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है और क्या कर सकते हैं। और अगर हिटलर को पता हो ना कि वो जीत सकता है फ्रांस को, तो सर फ्रांस को जितने में सेकंड वर्ल्ड वार में उनको कुछ दिन लगे थे, सालों की लड़ाई नहीं हुई थी। अगर उन्होंने इंडिया जैसे कंट्री को दबा दिया तो बाकी के जो ये छोटी कंट्री उनके इर्द गिर्द हैं, आपको लगता है कि कुछ समय लगेगा उनको खत्म करने में? एक अकेला जो है दूर बैठा हुआ जो यूरोप है या यूएसए शायद बचा रह सकता है, उसके आसपास के कोई कंट्री उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक एक करके उन्होंने जो अपनी ट्रैप होती है, लोन ट्रैप, उसमें तो सारी कंट्रियों को वो दबा ही रहा है, तो धीरे धीरे करके तो बाकी चीजों पे वो कंट्रोल कर लेगा। तो ये वन ऑफ द चीजें हैं जो फैक्ट है कि इसका फैक्ट छोटा है लेकिन इम्पैक्ट बड़ा है, परसेप्शन बड़ा है, उसके हिसाब से हमें इसको सोचना चाहिए। एक अंत में पूरी दुनिया क्या और किस तरीके से सोचती है, मैंने एक एक करके देखना शुरू किया है कि जो कंट्री है पूरी तरह से दो तीन टाइप के कंट्री हैं जो मुझे समझ में आए। एक तो आपका यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये वो ग्रुप है जो कहीं न कहीं से, मैं ये नहीं बोलूंगा कि दुश्मनी है, ये वो कंट्री है जो चाइना के ग्रोथ से सबसे प्राइमरली डरी हुई है। डरी हुई क्यों है? आज की डेट से थोड़े दिन पहले तक 20 साल बहुत मजबूत थी। आज अगले आपको स्ट्रॉन्ग कर देना सेना को, दिक्कत ये होने वाली है कि हमको ये धीरे धीरे खत्म कर देगा। पॉपुलेशन वाइज ये सारी कंट्री, जापान हुआ, यूके हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, साउथ कोरिया हुआ, ये इतनी छोटी कंट्री है कि चाइना को कभी टक्कर ये दे ही नहीं पाएगी। उनको कोई ना कोई ऐसा मोहरा चाहिए। एकदम खुली सी बात है सर कि इंडिया इन कंट्रियों के हाथ का, अगर हम ये सोच रहे हैं हम दोस्त बन रहे हैं, दोस्त ज्यादा उनके हाथ के हम मोहरे हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव मोहरे हैं, उस मोहरे का हमको फायदा हो रहा है, तो मुझे लगता है कहीं उसका फायदा उठाने में नुकसान कुछ भी नहीं है। क्यों? अगर आप मोहरे बन के इन कंट्रियों का फाइनेंस आपको मिलता है, एक दूसरी बात इनका बिजनेस आप मिलता है। सर चाइना का बिजनेस इनके पास डाउन होने का इश्यू से डिस्कस हो रहा था कि ये बड़ी कंट्रियां है ना, अगर अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब खोलेंगे ना, तो 100 रुपए की चीज यहाँ 200 रुपए में बनेगी और 200 रुपए में वो पब्लिक को बेच ही नहीं पाएगी। तो इनको चाइना को टक्कर देने के लिए इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम जैसी कंट्री चाहिए ही चाहिए। और बिकॉज ऑफ इंडिया इसमें भी बड़ी है, पावर में भी बड़ी है, पॉपुलेशन में भी बड़ी है, तो इंडिया उनके हाथ का एक सॉलिड मोहरा साबित हो सकता है। और ये मोहरा बन के फायदा अंत में इंडिया को होना है। एक तो आपको यूके, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसी खुली जो इंडिया के फेवर आई हुई कंपनियां, इन सब लोगों ने स्टेटमेंट देके आपको सपोर्ट कर दिया है। दूसरी तरफ कंट्री है आपका रसिया। रसिया एक ऐसी कंट्री है जो ना तो आपके, खासकर चाइना के मैटर में, ना आपके फेवर में जाएगी ना अगेंस्ट जाएगी। ना तो वो चाइना, वो चुपचाप बैठेगी, कहेगा दोनों मेरा दोस्त हो, मैं वो पूरा कोशिश करेगा इन दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हो। मुझे लगता है वो कहीं से भी जो है ना, दो में से किसी के फेवर में नहीं जाने वाली है। रेस्ट ऑफ यूरोप वो सिर्फ देखेगी कि क्या हो रहा है, स्टिल वो इंडिया का फेवर कर सकती है। सार्क कंट्री में पाकिस्तान, जिसका कि अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो पूरी तरह से चाइना के आज की डेट में धीरे धीरे ना, उसने एक चीज सीख लिया है कि जिससे पैसा लेना है उसका उसका जो है ना गाल बजाना है, उसके पीछे पीछे चलना है। तो एक पूरी दुनिया में आप ध्यान दे के देखें, चाइना को इस वक्त सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान के अलावा कोई कंट्री नहीं है। नॉट अ सिंगल कंट्री जिसका नाम आ रहा है जो उसके फेवर में बात कर रहा है। और वो भी क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ की चाइना के पैसे पे वो पल रहा है। उनको पता है कि इसके अलावा दुनिया में कोई हमको पूछ नहीं रहा है, आतंकवादी भी कर रहे हैं तब भी। इसके अलावा आपके बाकी जितनी कंट्रियां हैं, ताइवान हुआ, फिलीपींस हुआ, वियतनाम हुआ, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारी जो फार ईस्ट की कंट्रियां, फार ईस्ट की कंट्रियां सब के सब परेशान हैं चाइना से। ऑल्दो वो उनसे बिजनेस कर रहा है, लेकिन उन सब के साथ उनका बॉर्डर इशू है। साउथ चाइना सी एक बहुत बड़ा
चाइना सी में धीरे बिना चाइना के दबाव के आप कर ही नहीं पाएंगे। और अगर ये दबाव इतना ज्यादा होगा तो आप उनके हाथ के तो कंट्रोल में आ जाएंगे ना। तो इसलिए वो लोग तो डायरेक्टली भले नहीं लड़ेंगे, लेकिन अंदर से चाहेंगे कि जो है इंडिया कहीं से इनको जीते, इंडिया की जीत हो, लड़ाई में खुला नहीं आएंगे। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मेरा तो मानना है इस स्टेज पे एक तो दूर है वो दोनों हम दोनों से, और दूसरा बात क्या, इंटरनेशनल मार्केट में उनका कुछ से अब भी नहीं है। हो सकता है भविष्य में धीरे धीरे करके होगा, लेकिन आज की डेट में से ज्यादा कुछ है नहीं। अब इंडिया और चाइना में इफेक्ट लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट यही है कि इंडिया के लिए बेहतर चांस ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी आ रहा है, फाइनेंशियल पावर बन सकता है। ये बहुत स्ट्रेट वे है कि अगर इंडिया किसी भी हालत में वही लकीर खींचने है सर। कॉमर्स को ज्यादा जानते हैं मनीष जी, सीए हैं, इन चीजों को समझेंगे कि भाई अगर आप ना चाइना को टक्कर भी दे देते हैं तो दुनिया के नजर में एक परसेप्शन क्या आ जाता है कि इंडिया एक पावर, जो अभी उनको थर्ड कंट्री देखा जा रहा था, इंडिया भी वर्ल्ड पावर बनने वाली है। ये एक परसेप्शन तो लोगों के बीच जाएगी, आप कुछ भी कर लें इसको। और ये परसेप्शन अंत में बिजनेस और इंटरनेशनल डील में बहुत बड़ा हाथ देता है। इंडिया आज की डेट में ट्रम्प बोलता है कि भाई G7 कंट्री जो है ना पूरा नहीं है अगर उसमें इंडिया नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सर इंडिया को प्लीज कर रहा है, इसलिए कि वो जानता है कि इतने बड़े मार्केट को अपने साथ रखना, इतने बड़े पावर को साथ रखना, तो उनको अपने साथ रखना ही पड़ेगा। हर जगह इंडिया की आज की डेट में पूछ अगर होनी शुरू हुई तो इसलिए बिकॉज परसेप्शन जा रहा है कि इंडिया यूएस, चाइना और रसिया के साथ बैठा हुआ है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी मार्केट, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा डिफेंस, डिफेंस में भी हम बहुत बड़े पावरफुल बन चुके हैं। इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट जाने वाला है। स्ट्रेट वे है कि इंडिया जितना ग्रो करेगा, जितना चाइना को टक्कर दे पाएगा, उभर के आएगा एक बड़ी पावर के रूप में। चाइना के साथ क्या होगा, हमेशा ये होता है कि एक इफेक्ट आपके लिए दूसरे के लिए उसका निगेटिव इफेक्ट। अगर इंडिया ये करने में सक्षम हो गया है कि आप जी इतने बड़े इंडिया जैसे से हार गए, तो मैसेज क्या जाएगा, फिर आप यूएस से क्या लड़ोगे? ये मैसेज जो है ना, उसको जो पावर, जो लोगों के मन में एक डर, एक कहा जाता है ना सर कि जो किसी गुंडे का जो इफेक्ट होता है ये नहीं होता वो कितने लोगों को मारता है, ये होता है कि उसका डर कितने लोगों के, कितने ज्यादा लोगों के बीच में पड़ा हुआ है। आप अगर चाइना का डर लोगों के मन से निकाल देते हैं ना, तो सर उसको वर्ल्ड पावर बनने से तो वैसे ही रोक लेते हैं। आप हर जगह ये देखते हैं, ये डर जो है ना, और जैसे इंडिया उसके सामने खड़ा होके भले ना जीते, मैं बोलता हूँ जीतने की तो जीतने का चांस नहीं है। मैं रियलिस्टिक में जहां तक समझता हूँ इंडिया चाइना से लड़ाई में जीत नहीं सकता, अपने दम पे तो एटलीस्ट नहीं जीत सकता। अगर ये है पूरी दुनिया लड़ जाए चाइना अकेले, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप खड़ा होके बराबर की लड़ाई कर गए ना, तो आपने ये दिखा दिया दुनिया को कि डरने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। इसका इफेक्ट आपके डे टू डे लाइफ में जाएगा, कंट्री के जितनी भी नेगोशिएशन उसमें जाएगा, और आपके पास कितनी बड़ी मार्केट और कितनी बड़ी चीजें शेयर बाद में आने वाली है, कितना इन्वेस्टमेंट आपके पास आने वाला है। इन्वेस्टमेंट एक चीज सर बड़ा ही परसेप्शन है, बहुत ही बेसिक परसेप्शन है। दुनिया में कहीं भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है जहां पर समझ में आता है ये कंट्री पावरफुल है। सर बड़ी इन्वेस्टमेंट कभी वहां पर नहीं जाती है जो कि कमजोर कंट्री होती है। और अगर आप मजबूत कंट्री दिखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बिना बड़ा काम किए जो है ना इस चीज को कर लेंगे, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। आपके पास सर बहुत सारे ऐसे मार्केट, जो डिफेंस का मार्केट है वो ओपन हो जाता है। आप बनाइए, दुनिया आज बेच रही है, जो यूएस कर रही है, रसिया का तो सबसे बड़ा इनकम ही है, डिफेंस मार्केट है, वो आपके लिए खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर स्लाइड खत्म सर। मेरा नाम मिथिलेश झा, टेकीज इंडिया, बिटबॉय, इंद्रप्रस्था पैकर, जैन एक्सपर्ट और ये हमारा का है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, और ये अरेंजमेंट्स में हम लोग बैठते हैं। आशीष रंजन सहाय जी जो आईआईएम लखनऊ के प्रोडक्ट हैं, वो मेरे पार्टनर हैं। हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड कोई भी चीज जो है उसमें हम कभी भी किसी भी वक्त जो है ना, आप हमको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें अगर कुछ हेल्प कर सकेंगे तो जरूर हम लोग हेल्प करेंगे, बिना ये सोचे समझे कि आप हमको बिजनेस देते हैं या नहीं देते हैं। बिजनेस सेकेंडरी चीज है सर। अगर हम साथ में बैठे हुए हैं, सीईओ टॉक है, अगर साथ बैठेंगे एक दूसरे को हेल्प करेंगे
तो भविष्य में कभी न कभी किसी न किसी तरीके से जो है ना हम एक दूसरे का भला कर ही लेंगे और बिजनेस तो हमारा बढ़ ही जाएगा। तो हमें इस जगह ये नहीं सोचना है कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़ता है, पॉसिबल होगा हमारा अपना ज्यादा यूज करने की इशू नहीं। सिंगापुर हमारा अपना ऑफिस है और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड किसी या थर्ड कंट्री हो या ओडीसी हो या कोई नॉर्मल कार्गो हो, एयर और सी दोनों में हम लोग ठीक है। थैंक यू अतुल जी टाइम देने के लिए। यहाँ से जो है ना ओपन करें, डिस्कशन कर ले। आपकी नेक्स्ट स्लाइड भी है ना? हाँ में है और कस्टम का अपना वो है। X2 नेटवर्क में हम लोग P2E के है मेंबर और पीओ में है, आईआईए में है, दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स में है, तीनों प्लेस में हमारे ऑफिस। और ये सारा काम हम लोग करते हैं, ट्रेड फॉरवर्डिंग, सर्विस ट्रांसपोर्टेशन, 4PL, फॉरेन ट्रेड कंसल्टेंसी, एयर एंड ओशियन इंपोर्ट क्लीनिंग सॉल्यूशन का है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम लोगों का अपना अब्दुल जी। फैंटास्टिक। तो अब आप शेयर करना बंद कर दें एंड so now it's open for questions. So any questions that you would have? नहीं जी, अभी तो मैन्युफैक्चरिंग जो भी होगा कम से कम 8-10 साल आगे की कहानी है ना। आज हम फर्ज करें कि वियतनाम से बुलवा लें या मलेशिया से बुलवा लें, तो उनको डेवलप करने में भी अभी 10 साल लग जाएंगे। हमारा तो फार्मेसी 65% सारा ड्रग्स वहीं से आता है, हमारी डिपेंडेंसी तो लगातार बनी रहेगी। इस पे सर मैं ना उस समय शायद आप नहीं हो, इस पे मैंने डिस्कशन किया था। आप इस केस में नॉर्मली क्या होता है, अभी बहुत सारे देश में बैन होता है इस किस्म की चीजें, वो सारे के सारी चीजें यहाँ से नहीं आएगा। कस्टमर ये बेस यहाँ बना हुआ है सर, वो सारा का सारा जाएगा किसी दूसरे कंट्री में ट्रेडिंग होके और वहां से इंडिया आ जाएगी उसका नाम लग के। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, हम चूंकि इंटरनेशनल ट्रेड फॉरवर्डिंग में हैं और ये इतना ज्यादा होता है, आप मैं इस फोरम पे ये डिस्कशन नहीं हो सकता। इवन उन कंट्रीज से जहां पे बैन लगी है ना, थर्ड कंट्री में जाके शिपमेंट आती है, या इंडिया में, इंडिया को जिसने बैन कर रखा है ना वहां भी चीजें जाती है। तो सारी की सारी चीजें आएंगी। फर्क क्या पड़ेगा आपको, 4-5-6 घटेगा सर वो अच्छे। और उनके पास दूसरा अगर बायर नहीं है तो वो करेंगे क्या सामान रख के, वो बिना बात के सर वो जाएगी दूसरे कंट्री से इंडिया आएगी। और ये होता है जो मैं वो बता रहा हूँ। Fantastic. Any other questions? हाँ जी, तो मेरा एक मानना ऐसा है, सॉरी मेरे यहाँ पर बैंडविड्थ थोड़ी कमजोर है इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ है। मेरा मानना ऐसा है कि हम अगर वर्ल्ड के लेवल पर देखें, अर्थ के लेवल पर देखें, तो चाइना जिस परिस्थिति में इस समय है उसका एक कारण ये है कि जी उसके पास इस दुनिया के सबसे ज्यादा पेट पालने के लिए थे, and because they had to feed the maximum number of people on this planet, they had to look at ways and means to do that. And at that point in time, they looked at manufacturing, they started manufacturing it for the world.
तो हम जिस तरीके से कह रहे हैं चाइना बैन और ये बैन, अगर चाइना इंडिया होता तो क्या करते? हम भी शायद वही करते जो चाइना ने किया। अलबत्ता इस समय जो सिचुएशन है वो ये है कि ये जो सिचुएशन है ये करीब 30-40 साल से चल रही है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। I would not think that China has done any malpractices per se to harm anybody, but just to they have kind of they have got trapped into it themselves as well. सही बोल रहे हैं सर, ये उसका अपना ग्रोथ है जिसके लिए उन्होंने किया, लेकिन एक तरफा ग्रोथ होने के कारण जो है ना बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बिल्कुल सही है। तो अगर हम if we look at what happened with Russia, okay, so while all of us are growing up, उस टाइम पर USSR हुआ करता था। So maybe if we look at communism as such, so China again is a communist country and उन्होंने काफी चीजें जो हैं वो कवर अप करके रखी हुई हैं। यूएसएसआर में काफी समय तक इस तरीके से कवर अप रहा, एक टाइम पर इतना ज्यादा रोष आ गया कि पूरे का पूरा वो बिखर गया। So right now we got so many countries. I see that is going to be the future of China. We may not have China anymore. China may split as a nation into multiple nations. Today, one of the impacts is already there. They claim that Tibet is China. Tibet claims they are not China. And India has been supporting Tibet. So कल को जिस दिन तिब्बत वापस तिब्बत बनेगा, 10-15 और एरियाज चाइना में खुलेंगे जो कि इंडिपेंडेंट नेशनैलिटीज होंगे। So South Asia has already fixed. So पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, 3 अलग अलग कंट्रीज खड़ी हुई, 3 अलग अलग आइडियोलॉजीज थी। रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ हमने ये देखा, हमने जर्मनी के साथ देखा, जर्मनी बिकेम ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी एंड देन दे बिकेम जर्मनी अगेन। हमने चेकोस्लोवाकिया के साथ देखा, राइट? चेकोस्लाव, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट व्हाट टू से ट्राइब्स and they are different countries. I would think that is something what China is headed towards. एक चीज फिर मैं ऐड करना चाहूंगा, प्लीज। हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग में 5-10 साल नहीं लगेंगे। देखो अभी पीपी किट और दूसरा सामान जो है वो 2 महीने में बन गया, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने लगेंगे। बस गवर्नमेंट पब्लिक को अलाउ कर दे बनाना तो फटाफट हो जाएगा। बहुत टैलेंट है अपनी कंट्री में। So even I think so, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है ऐसा नहीं है that we have to start from ground up. We already have the manufacturing ability, facilities and infrastructure. Mindset जो जैसे ही आएगा, I think it will be a couple of months. सर मेरी जब ब्रिकमैन फेल हुई थी, मैं ब्रिकमैन के टाइम मैंने 1 हफ्ते में पूरी फैक्ट्री चालू कर दी थी। 1 हफ्ते में 50 वर्कर के साथ पूरी मैन्युफैक्चरिंग। सर आपके जैसे और लोग चाहिए इस समय हमें। Anybody else? आशीष जी, आप यहाँ पर बैठे और फोन पर लगे हुए हैं, ये कोई तरीका है? अतुल जी, मैं हाँ जी प्लीज। Yeah, I will just continue on the discussion. पहली बात तो मिलेश सर को बहुत थैंक्स करना है कि he has really explained and studied the industry क्या हो रहा है. It was well presented, and we also could understand about where China is and where India is now. What he has presented is that we can surely do it, but it will take time. And as Chima sir also told, and I think 2 weeks back, Atul sir, you also initiated this Atmanirbhar discussion we had, that we should become as a force and
tell our key decision makers to start somewhere so that we compete with them rather than we stopping the things. So from my end, we should start somewhere, and we should start understanding that not only China, all world is now seeing us to become a manufacturing hub because of two reasons. One is that we have very huge skilled labor, and second is that we have very high young entrepreneurs who can really put their efforts in becoming a manufacturing hub. So this is from my side, but definitely we would like to hear from others as well. What is their viewpoint on bringing India to the next level now? Because this is definitely an eye opener, and Absolutely. we should start now. Absolutely, yeah. Ashish ji. Thank you. Good morning. Sorry, I Good was morning. on call. Yes. Yeah. Only one thing I will say. Yes. तो आशीष जी जो हैं वो मिथिलेश जी के पार्टनर हैं, तो आई एम श्योर कि ये जो प्रेजेंटेशन आई है उसमें काफी शब्द इनके भी रहे होंगे. आशीष जी आई एम बेंगलोर के पास आउट हैं, एंड ही यूज्ड टू हेड वन ऑफ द लॉजिस्टिक्स कंपनी एज द इंडिया हेड, एंड फ्रॉम देयर ये तो मिथिलेश जी बता पाएंगे कि उन्होंने इस नायाब हीरो को कैसे उठाया. हाँ जी, हाँ आई एम लखनऊ ही बोल रहा हूँ, मैंने गलत बोला क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि तो मिथिलेश जी बता पाएंगे कि उन्होंने इस नायाब हीरे को कैसे चुना और कैसे उठाया, लेकिन लेट अस हियर फ्रॉम यू. हाँ जी आशीष जी. Yes, thank you Atul ji, and it's a pleasure seeing all you talking about our Atmanirbhar India. Yes, only I would say the biggest thing in Indians' mind, what I see and what I see, we have love, but I common sense in the world, and that is, I suppose, if we can do anything, this is our asset. It is in addition what Mithesh told, what Chima sir told, and what someone again, Mr. Saurabh, I suppose, was telling. So in addition to that, here we are having edge on the world. We have the we have the biggest source of common sense. तो ये इनोवेशन के लिए जरूरी होता है, एंड यस स्ट्रगल मैं इसे नहीं कहूँगा. It is a eye-opener statement given by Mithesh and our Prime Minister, who is the leader of India. Yes, on the basis of that, we can now make new world, new Bharat, नया भारत जो आपसे न डरेगा न झुकेगा. हमने तो टांग अड़ा दी है, और मैंने कल एक लाइन लिखी थी, छोटे लेकिन बढ़ते कदम. तो हमारे ये बेबी स्टेप्स जो है ये डिफाइन करेंगे हमारे आगे आने वाली की योजनाओं को. थैंक यू. कॉमन सेंस, ऑलवेज कॉमन सेंस. थैंक यू. विजय जी. हाँ सर, मिथिलेश जी से मेरा एक टेक है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी मान्यता दे दी, सुप्रीम कोर्ट से ने स्टे को वैकेट कर दिया है. ये बहुत बड़े बाधक हैं. इसको जो फंडिंग होती है बिटकॉइन के थ्रू हो रही है. आपका क्या कहना है इसका? एक बहुत बड़ा इशू आप उठा रहे हैं सर कि ये ट्रेडिंग में अंडर इनवॉइसिंग होती है, लेकिन ये तो चूंकि मैं फ्रेट फॉरवर्डर हूँ और अपना क्लियरिंग हाउस है हम लोगों का सर, ये इशू हम लोग लगभग रोज ही डील करते हैं. लेकिन मैं एक चीज जो पॉजिटिव बोलना चाहूंगा, कंपैरेटिवली आज से जो 2 साल 3 साल पहले होती थी ना, वो अभी ऑलमोस्ट ये 25% 30% हो गई है, ऑलरेडी हो चुकी है. क्योंकि ना लोगों को समझ में आ गया है कि उस किस्म के बिजनेस को करना इन्होंने धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल बनाना जो है ना बंद कर दिया है. कि इस तरह से इतना वो प्रॉब्लम करते हैं कस्टम में, या फिर दूसरा पैसे आज की डेट में पार्क करना बाहर उतना आसान नहीं है जितना आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले हुआ करता था. बिटकॉइन सब्स्टिट्यूट है.
नहीं सब्स्टिट्यूट है सर, लेकिन वो तो पूरे दुनिया के लिए। मैं जब बिटकॉइन में किसी भी तरह से कोई गवर्नमेंट का उसके कि दुनिया के किसी गवर्नमेंट का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो वो एक ऐसी चीज है जो होती रहेगी सर। लेकिन स्टिल जो नॉर्मल जो अंडर इन्वेस्टिंग है ना वो काफी कम हो रही है। इसलिए लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्टेट में हर सामान का उन्होंने रेट फिक्स कर दिया है। आप कितना भी करें वो मानेगा ही नहीं उसको, कि भाई अगर कोई चीज 100 रुपया उसने बोल दिया है ना, CR और HR वो तो MIP लगने के कारण से काफी इम्पोर्ट जो है ऑलमोस्ट बंद के बराबर हो गया है। वैसा कुछ इसमें नहीं हो सकता, MIP नहीं लग सकती। बेहतर बता पाएंगे। Yes, raise this kind of question, very technical question. What I am now perceiving, because I am seeing all the custom related activities. तो जो चीजें बहुत जबरदस्त गवर्नमेंट ने, यस MIP की जो आपने बात की, जो स्टील के लिए हमने किया, वो बहुत ही प्रोटेक्टिव मेजर था। बट समटाइम्स वी हैव टू आल्सो कीप द ख्याल ऑफ WTO एग्रीमेंट। तो वहां पर हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में अपनी इंडस्ट्री को नहीं लेकर जा पाते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। बिकॉज आई एम नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, बट यस गवर्नमेंट जरूर सोच रही होगी। लेकिन दो तरीके से हमने, आपने जो अंडर इनवाइसिंग को हम दो तरीके से कर्व कर रहे हैं सर। एक तरीका ये है कि हमने अधिकतर आइटम्स की हमने वैल्यू फिक्स की हुई है, नंबर एक। नंबर दो, जब से GST फॉर्मुलेशन में आया है, तब से बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो हमारे सामने आई हुई थी, जैसे मैं कुछ सैनिटरीज को बड़ा देखता था, तो उसमें बहुत सारे बिग ब्रांड्स जो इसकी बहुत सारी चोरी करते थे, लेकिन आज वो 100% अपनी इनवाइसिंग कर रहे हैं। और ऐसे कम से कम हमारे साथ जो पहले सिर्फ ट्रेडर में 10 से 20% लोग होते थे, आज वो बढ़ के 30 से 35% हो गए हैं। तो हम तो जो 15% बढ़े हैं उसके लिए हम खुश हैं, नंबर एक, कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। नंबर तीन, कि अभी गवर्नमेंट ने अभी क्वालिटी कंट्रोल लेकर आ रही है। जैसे अभी आप देखेंगे BIS और इन सब चीजों को, तो जब BIS हमारे अभी फर्नीचर और टायर्स और इन सब चीजों, पहले टेक्निकल चीजों में था, अभी BIS जो लेकर आ रहे हैं, गवर्नमेंट लेकर आ रही है, वो लेकर आ रही है अपने कंज्यूमर आइटम पे भी, जो कि आप उसको डेली यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा। जैसे आपने टायर को यूज किया या कुछ और भी ऐसी आइटम, जैसे फर्नीचर जो लगा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और वो सप्लायर कौन होता है? वो सप्लायर होता है कहीं बाहर का बैठा हुआ। तो वो जो उसको जो करने के लिए वो फिक्स करते हैं। हेलो, तो क्या वो कर रहे हैं, वो एक कहते हैं ना कि अंडर करंट जो है, इस तरीके से वैल्यू फिक्स कर रहे हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट काम कर रही है। बट MIP का प्रयोग बहुत ज्यादा खुलेआम, जैसे अभी आपने देखा होगा, अगर आप लोग इंपोर्ट से ताल्लुक रखते होंगे, तो एक हफ्ते पहले एकदम से इंपोर्ट 10 दिन के लिए पूरे इंडिया में होल्ड हो गया था। हर जगह हर पोर्ट पे माल होल्ड हो गए थे, लेकिन इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं था। सिर्फ तो क्या हुआ, हमने WTO और इनसे बचने के लिए एक रास्ता अख्तियार किया था, विदाउट नोटिफिकेशन। हर जगह हर पोर्ट पे एक चीज डाल दी थी, सिस्टम में आपको क्वेरी दिख रही थी, और क्वेरी जब तक, और क्वेरी ऐसी लगाई थी कि उसको क्लियर करने में आपको 10 दिन 15 दिन लगने ही थे। और वो 10 दिन से 15 दिन गवर्नमेंट को मौका मिल गया। हाँ, 10 दिन से 15 दिन को गवर्नमेंट को मौका मिल गया दो चीजों के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, एक ट्रेडिंग आइटम जो कि हम इंडिया में बना सकते हैं, जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं। और ये हम लोग की जो CHA एसोसिएशन की मीटिंग हुई, उसमें एकदम क्लियर मैसेज था फ्रॉम कस्टम कि भाई पिचकारी तो इंपोर्ट नहीं होगी, ये मूर्तियां तो इंपोर्ट नहीं होंगी। ये अगर इंपोर्ट होती है, इस समय हम कंडीशन विद कंडीशन और तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ट्रेड रहे थी, वो माल पे 100% इंस्पेक्शन आ चुका है सर। राइट सर, तो हाँ, तो इस तरीके की चीजें आ रही हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं सर। थैंक यू सर।
चलिए ठीक है, इस समय 4:06 हो गया, हमारा समय क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? एक चैट बॉक्स में मैंने कुछ डाला है, वो एक ऑप्शन हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, रीड करिएगा आप लोग। अच्छा अच्छा, एक तो इस समय 4:06 हो गए हैं, हम अगले करीब 4 मिनट में मीटिंग को कंप्लीट करेंगे। हरविंदर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर इसका थोड़ा ओके। हेलो, हाँ जी जी सर, मैं सिर्फ वो क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही थी, तो मेरा एक पॉइंट था बताने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी की जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिस्टर गोयल उनका कुछ था कि मेरा ये, मैं आपको सिर्फ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि क्रिप्टो करेंसी जो अक्रॉस वर्ल्ड है कि रफली 2.5 to 3 मिलियन लोग ही अभी तक इसके सब्सक्राइबर हैं। आउट ऑफ दैट 70% इज नॉट यूजिंग इट एंड रफली इट्स 10% even they hardly bother to utilize it. Over and above, अगर हम बात करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर लाइक रफली 70% करेंसीज जो हैं वो फेक चल रही हैं, ठीक है, जिसके बारे में नॉलेज नहीं लोगों को आज की डेट में। सो पर्टिकुलर बिटकॉइन पे हम बात कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लाइक मेनी मिसेस व्हिच नीड टू बी एड्रेस्ड बिफोर इंक्लूडिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थिंग। सो दिस इज ऑल व्हाट आई सपोज टू से। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। या एनी लास्ट कमेंट्स? मिथिलेश जी, तो अगर आप सब लोगों को लगा कि जी आज मिथिलेश जी ने एकदम धुआंधार प्रेजेंटेशन दी है, तो प्लीज एक जोर से तालियां बजाई जाए। तालियां, थम्स अप। थैंक यू सबको, थैंक यू इतना ध्यान से सुनने के लिए। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा आपने डिस्क्रिप्शन दिया साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। We very much appreciate your knowledge about all the things what you said about. Thank you very much. थैंक यू। आप आते रहिए सब, ऐसे ही बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक, तो ग्रेट है जी। हम फिर ये कन्वर्सेशन कंप्लीट करते हैं। कल के जो हमारे स्पीकर हैं वो है श्री विद्या अय्यर, जो कि हर वेडनेसडे को आती हैं। कल हमारा है वेल्दी वेडनेसडे, जहां पर कि हम पैसे के बारे में बात करते हैं। आप पैसा कैसे अर्जित कर सकते हैं, आपके पास जो पैसा है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, आप पैसे की कैसे देख रेख करें। तो डू कम टुमारो। डे आफ्टर टुमारो, परसों का जो हमारा टॉपिक है वो है श्री राजन अरोड़ा है, नवा शहर पंजाब से, जो कि खाद्य पदार्थ के मैन्युफैक्चरर हैं। तो फूड आइटम्स, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स टू वॉलमार्ट इन इंडिया। ही इज इनटू द थर्ड जनरेशन बिजनेस, जो कि एक ट्रेडर हुआ करते थे, ट्रेडर से मैन्युफैक्चरिंग में गए, आज पैन इंडिया और ग्लोबली भी ऑपरेट करते हैं। They export a large part of their production to Europe as well as to North America. So he would be another very interesting case study to listen to. All right, चलिए ठीक है, मिलते हैं। तो मिथिलेश जी एक दफा फिर से thanks a lot. This was a really great conversation. Thank you. See you all. Bye.